जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का संपूर्ण भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। मेरा यह वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा मीन पर आधारित है और 4 बड़े ग्रहों के गोचर पर आधारित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्म फलदाता शनिदेव पिछले करीब 2 वर्षों से आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे साढ़े साती के नाम से जाना जाता है। जी हां दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव हर 30 वर्ष में एक बार हर व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती को लेकर आते हैं, जिसको हमारे कर्मों के भुगतान का समय माना गया है। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, और दुर्भाग्यवश अगर किसी ने पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो उन्हें सजा भी मिलनी तय होती है। शनिदेव अभी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च तक करते रहेंगे। और 29 मार्च को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर आपके द्वादश भाव से निकलकर आपकी जन्म चंद्रमा मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे 2.5 वर्ष। इसे कहते हैं शिखर की साढ़े साती, सिर की साढ़े साती, जो कि सामान्यतः एक दबाव का पीरियड माना जाता है। लेकिन 12 राशियों में आप मीन राशि के जातक बड़े सौभाग्यशाली रहे। वैसे तो साढ़े साती में जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन आप सौभाग्यशाली रहे। पिछले 2.5 वर्षों में आपने बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल महसूस नहीं किया होगा। चीजों में थोड़ी स्लो डाउन जरूर हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं किया, क्योंकि चढ़ती हुई साढ़े साती के क्रम में जहां शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे, मूल त्रिकोण राशि में बड़े आराम से गोचर कर रहे थे, तो उतने कष्ट की अनुभूति नहीं हुई। वहीं अब जब वो शिखर की साढ़े साती में आ गए, जो कि सबसे दबाव का पीरियड बोला जाता है, लेकिन यहां भी आप भाग्यशाली रहे। ये शिखर की साढ़े साती नहीं, राजयोग है। जी हां दोस्तों, इससे बिल्कुल नहीं डरना है, शनिदेव से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का मिलन हुआ है, जिंदगी में बड़े बदलाव हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, कामयाबी मिली है। तो दोस्तों, 29 मार्च को रात के 11:01 पर शनिदेव आपकी जन्म चंद्रमा मीन पर गोचर करेंगे और वहां 2.5 वर्षों तक रहेंगे। चूंकि वो आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो इसे मणि कांचन्य राजयोग के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति के निर्मित होने पर जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल काम का भी हो जाना बड़ी आसानी से ऐसा देखा गया है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं और लेश मात्र का भी साढ़े साती का कोई डर आपके मन मस्तिष्क में सता रहा है, तो चलिए मैं उसे भी दूर कर देता हूं। दोस्तों, किसी भी बड़े ग्रह के गोचर के बाद उसकी शुभता अशुभता का अंदाजा लगाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में गोचर सिद्धांत के अनुसार एक मूर्ति निर्णय सिद्धांत को, पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि आपकी जन्म चंद्रमा यानी कि मीन राशि से संबंधित ग्रह यानी कि शनिदेव के परिवर्तन के समय है ना, 29 मार्च को रात के 11:01 पर आपकी जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा कहां था, और उसके अनुसार एक मूर्ति का निर्णय होता है। 4 तरह की मूर्तियां होती है: स्वर्ण मूर्ति, रजत मूर्ति, ताम्र मूर्ति और लौह मूर्ति। स्वर्ण मूर्ति सबसे ज्यादा शुभ मंगलकारी परिणामों को देती है, और आपको जानकर खुशी होगी कि शनिदेव
शिखर की 7.5 में तो आए हैं, लेकिन मणि कांचन राजयोग भी बना दिया और गोचर सिद्धांत के अनुसार, मूर्ति निर्णय सिद्धांत के अनुसार सोने के पाए को लेकर आ गए। तो दोस्तों, कहीं से भी कोई अशुभता नहीं है। फिर भी यदि किसी को भी शनिदेव से डर लगता है तो उन्हें शनिदेव से डर नहीं लगता, अपने कर्मों से फिर डर लगता है। दोस्तों, 7.5 जैसे शिखर समय की व्याख्या इतनी प्रसन्नता से मैं पहली बार कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई बड़ी आकस्मिक समस्या नहीं आएगी। हां, एक बात तय है कि मन पे थोड़ा दबाव अवश्य रहेगा, क्योंकि देखो 7.5 क्या है, गोचर है सिर्फ। जब आपकी जन्म चंद्रमा के ऊपर शनिदेव का गोचर होता है, ये 7.5 वर्ष के अंतराल में, तो आपके जन्म चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, जो 100% आपके दिमाग को काम करना चाहिए, जिस तरीके से, जिस एकदम मतलब जो कहते हैं ना कि माइंड का फ्रेश रहना या उसकी कैपेबिलिटी 100% पे रहना, वो घटकर 60 से 70% रह जाती है। तो जब अचानक से आपकी मेंटल कैपेसिटी में कमी आएगी तो आप चिड़चिड़ेपन का अनुभव करेंगे, थोड़े दबाव की अनुभूति करेंगे, थोड़ी नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति करेंगे, है ना। तो उसी दबाव में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं, कुछ बोल देते हैं, जिसके कारण हमें 7.5 में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं। यदि शनिदेव के गोचर के बाद अगर आपको दबाव की अनुभूति होती है, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे मानसिक दबाव हो रहा है, थोड़ी नकारात्मक भावना भी आ रही है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका देखिए और यदि उसमें लगन के अनुसार चंद्रमा की स्थिति शुभ है तो एक मोती पहन लीजिए। इससे वो आपके मेंटल फ्रीक्वेंसी को बैलेंस रखेंगे और स्थितियां बहुत आपके पक्ष में रहेंगी। वहीं जिनकी पत्रिका में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो उन्हें मोती नहीं पहनना है, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें। साथ ही 7.5 में आपके कर्मों के फल मिलते हैं। तो देखिए, जाने अनजाने में कब आपसे कुछ गलतियां हुई हैं वो आपको भी पता नहीं है। तो सब कुछ ठीक रहे उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ ऐसे करें जैसे आप हनुमान जी को सुना रहे हैं, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान भक्त बनना है, दिखावे की पूजा नहीं करनी है। वहीं हनुमान जी ने भी रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसको एक वचन दिया हुआ है कि जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होगा वहां मैं सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहूंगा। कितनी बड़ी बात है। हनुमान जी एक अमर देवता है। जब आप घी का दीपक जलाकर, फूल, चंदन, धूप इत्यादि लगाकर, भोग लगाकर हनुमान जी को वहां पे विराजित करके, आह्वान करके जब सुंदरकांड पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो जैसे आप हनुमान जी को सुना रहे हो। उस समय सब कुछ भूल जाओ। ये ब्रह्मास्त्र है 7.5 में। साथ ही आपको समय समय पर शनि मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हों उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके अलावा आप मीन राशि के जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं और उन्हीं की राशि में शनिदेव पधारे हैं, तो एकादशी का व्रत अगर आप करने का संकल्प ले लें तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। फिर तो 7.5 ऐसे निकल जाएगी जैसे कि वो 7.5 नहीं बल्कि राजयोग रही आपके लिए, बहुत अच्छे परिणामों को देती हुई जाएगी। तो फिलहाल चढ़ती हुई 7.5 भी आपके लिए अच्छी प्रतीत होती हुई और शिखर की 7.5 में भी कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। इससे ज्यादा आपको उतरती हुई 7.5 में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शनिदेव आपके लिए मीन राशि के लिए लाभेश होते हैं और व्ययेश भी हैं, विदेश के स्वामी, यानी लाभ भी देने वाले वही हैं, आय कराने वाले भी वही हैं, आमदनी कराने वाले भी वही हैं और खर्च करवाने भी वाले
वही हैं। यानी कि एकादश भाव के नियंत्रणकर्ता और द्वादश भाव के नियंत्रणकर्ता शनिदेव ही हैं। अब वो आ गए जन्म चंद्रमा पर। तो ये तो पक्की बात है कि यश के भाव के स्वामी जब जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं, लाभ के भाव के स्वामी जब जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति का होना, धन प्रचुर मात्रा में आपके घर में आना ही आना है, तय बात है। यश की प्राप्ति, पदोन्नति, खुशियां, प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। इन 2.5 वर्षों में आप अपने जीवन में ऊपर की ओर ही जाएंगे, कामयाबी की सीढ़ियों पे ही चढ़ेंगे, कोई मुश्किल की बात नहीं है। शनिदेव 12वें भाव के स्वामी भी हैं। 12वां भाव विदेश का भाव, इसे समभाव कहते हैं। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो खराब है, 6, 8, 12 खराब होते हैं। 6, 8 मानता हूं, लेकिन 12वां भाव श्रम भाव बोलते हैं। आप करोड़ों रुपए कमाएंगे, अरबों रुपए कमाएंगे, लेकिन खर्च ही नहीं कर पाएंगे। मान लो कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, तो फिर फायदा क्या उस कमाई का? आपने बहुत मेहनत की, बहुत सब कुछ किया, लेकिन उस मेहनत के फल को चखने का मौका ही नहीं मिला, तो क्या फायदा? शनिदेव दोनों भाव के स्वामी हैं, तो उनका ये बैलेंस देखो। शनिदेव का मतलब ही संतुलन, तभी तुला राशि में उच्च के होते हैं। तुला राशि यानी संतुलन की राशि, वहां उच्चता को प्राप्त होते हैं। तो दोनों में संतुलन बनाते हैं कि आपकी आमदनी भी होगी और आप जितना खर्च करना चाहें खर्च भी कर सकते हैं, और उससे भी लाभ ही होगा। हम खर्च क्यों करते हैं? अपने प्रॉफिट के लिए ना। हम अपने लिए कुछ परचेज करते हैं, अपने जीवन का स्तर सुधारते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए हम चीजों को खरीदते हैं, अपने धन का खर्च करते हैं, है ना? तो खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, पूरे वर्ष के लिए करीब करीब 1.5 महीने आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा। क्यों? देखिए, 29 मार्च को जब आपकी जन्म चंद्रमा पर शनिदेव आएंगे, तो पहले से राहु भी वहीं स्थित है। राहु वहां से 18 मई को प्रस्थान करेंगे, लेकिन 29 मार्च के रात 11:01 से लेकर 18 मई तक, यानी कि करीब करीब पूरा अप्रैल और मई 18 तक, 1 महीना 19-20 दिन मान के चलिए आप, उतने समय के लिए शनिदेव और राहु एक साथ रहेंगे और आपकी जन्म चंद्रमा पर रहेंगे। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कुछ भ्रामक स्थितियां पैदा करेंगे, इसे शास्त्रों में कहते हैं श्रापित दोष। तो जिस भाव में बनता है उस भाव के लिए अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य के भाव में बन रहा है तो उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब वो योग बनता है श्रापित दोष, तो जस्ट उसकी नजर जहां होती है वहां पे नंदी नाम का एक योग निर्मित हो जाता है, जो कि बहुत शानदार लाभदायक होता है। तो उसकी दृष्टि कहां जा रही है? 7वें भाव पर, विवाह के भाव पर, पार्टनरशिप के भाव पर, बिजनेस के भाव पर। तो जितने भी मीन राशि के जातक बिजनेसमैन हैं, विवाहित हैं, उनके लिए वो नंदी योग बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। बिजनेस में उस समय अपार सफलता आपको मिल सकती है। अचानक धन का लाभ हो सकता है। कुछ ऐसे लाभ हो सकते हैं जो आपने कभी सोचे ही नहीं थे। लंबी समय से चली आ रही कोई बीमारी है, या आपने बहुत समय से अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराया है, तो एक बार आप उसे ट्रैक जरूर कीजिए। यानी कि सीधी सी बात है कि सावधानी रखें। उसके बाद शनिदेव जब जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे, तो लगातार 2.5 वर्षों तक 3 दृष्टियां अलग अलग भावों पर देंगे। शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। वो आपके पराक्रम के भाव को देखेंगे, जहां से आप डिसीजन लेते हैं, उसको मन का भाव भी बोला गया है। और शनिदेव हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, जो आप करते हैं उसका फल तो देते ही हैं, अच्छा या बुरा, मन से सोचा हुआ भी और मुंह से बोला हुआ भी। तो जब शनिदेव उतरती 7.5 में रहते हैं, तो
वाचा वाले भाव में जाते हैं, वाणी के भाव में। और अभी दृष्टि कहां दे रहे हैं? अभी ये 2.5 वर्ष करंट टाइम में मार्च से लेकर 2.5 वर्ष दृष्टि कहां देंगे? मनसा, मन से सोचा हुआ, यानी कि आपकी नीयत कैसी रहेगी वही डिसाइड करेगा कि आने वाला वर्ष आपको क्या क्या उपलब्धियां दे सकता है। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देखिए, एक समय एक राजा हुआ करते थे। एक बार उनकी इच्छा हुई कि मैं ब्राह्मणों को राजमहल में भोजन कराऊं। उन्होंने 108 ब्राह्मणों को भोज पर आमंत्रित किया। बहुत बड़ा आयोजन किया, रसोइयों को बुलाया, 36 तरह के व्यंजन बनवाए जा रहे थे। बहुत ही खुशी का माहौल था। अब उसी समय प्रारब्धवश एक चील जहरीले सांप को अपने पंजों में दबाए हुए वहां से उड़ता हुआ गंतव्य की ओर जा रहा था। तो जैसे ही वो राजा के महल के ऊपर से वो गुजर रहा था, उसी समय उस चील के पंजे में फंसा हुआ वो जहरीला सांप अपनी आत्मरक्षा में, अपने बचाव के लिए अपने जहर को उस चील के ऊपर फेंकता है। और उस जहर के कुछ बूंदें नीचे वो जो भोजन बन रहा था ब्राह्मणों के लिए, उस रसोइये के पात्र में उसकी कुछ बूंदें गिर जाती है। वही भोजन ब्राह्मणों को परोसा जाता है और दुर्भाग्यवश सारे ब्राह्मणों की मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद यमराज को भी बहुत मुश्किल हो गई कि मैं सजा किसको दूं। यहां राजा भी दोषी नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ब्राह्मणों की मृत्यु कैसे हुई। रसोइये ने खाना बनाया, उसे भी पता नहीं कि आखिर जहर कहां से आया। उस चील का भी कोई दोष नहीं, और उस सांप ने भी आत्मरक्षा में जहर फेंका, उसका भी कोई दोष नहीं। तो यमराज के लिए डिसीजन लेने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। कुछ समय के बाद कुछ ब्राह्मण उसी राज्य में राजा का पता पूछते हुए एक महिला को आवाज दी कि भाई, हमें राजा के महल में जाना है, किस तरफ से जाऊं? तो उस महिला ने बड़े कटाक्ष करते हुए आनंदित लहजे में बोला कि ब्राह्मण महाराज, आप लोग जा तो रहे हैं, लेकिन सावधानी से जाना। इस राजा ने बहुत सारे ब्राह्मणों को जहर देके मार दिया। उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उस प्रकरण में जो दोषी है वो ये महिला होगी। तो यमराज के दूतों ने बोला कि प्रभु, ऐसा क्यों? ये कैसा न्याय है? तो यमराज बोले कि हे दूत, देखो, कोई भी पाप कर्म करता है तो उसे आनंद आता है। तो इस घटनाक्रम में न तो राजा को कोई आनंद आया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, न तो रसोइये को कोई आनंद आया, क्योंकि वो भी अनभिज्ञ था, न तो चील को, न तो सांप को। लेकिन उस महिला ने बड़े आनंद से उस पाप कर्म का बखान किया, तो वही दोषी है। तो दोस्तों, इसी तरह से जब हम किसी पाप कर्म का, किसी बुरे कर्म का हम बड़े स्वाद लेकर बखान करते हैं, तो जाने अनजाने में वो सजा के पात्र हम बन जाते हैं, क्योंकि हम आनंदित हो रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों के दुख को देखकर आप खुश ना हो, या किसी ने भी पाप किया है, मर्डर किया है, बलात्कार किया है, अन्याय किया है, तो उसके बारे में चर्चा करके आनंदित ना हो, मजे ना लें। ऐसा ना हो कि कहीं यमराज की नजर में, शनिदेव की नजर में आप ही दोषी हो जाएं। दोस्तों, मैंने आपको यह कहानी इसलिए सुनाई कि शनिदेव आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हो, तीसरी दृष्टि से यहां पढ़ रहे हैं। तो यहां से पवित्र रहे, नियत से पवित्र रहे, 7.5 में कोई भी कष्ट नहीं होगा। वहीं तीसरे भाव पर दृष्टि होने से एक आप अपने कार्मिक मोर्चे पर बदलाव कर सकते हैं। तीसरे भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि है और जब
और राहु के साथ भी वहां रहेंगे तो वहां पे उस समय आप एक लंबे समय के लिए आप अपने लक्ष्यों के लिए प्लान कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए, आने वाले जीवन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, आप योजनाएं बना सकते हैं। वहीं पे आप अपने किसी प्रॉफिट के लिए आप या तो नौकरी में बदलाव चाहते हैं या आप अपने बिजनेस में कोई एक बड़ा मूव लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो चूंकि रिस्क वाला भाव है तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन लें, कम से कम उसके ऊपर 4 से 5 बार मंथन करें, एक्सपर्ट की राय लें, क्योंकि 29 मार्च से 18 मई तक वो राहु के साथ बैठे हैं तो वो मिश्रित दृष्टि आएगी, मिश्रित फल वहां पे एक तरीके से माना जाएगा, क्योंकि राहु एक तरीके से बहुत ही जबरदस्त करेज देता है, रिस्क लेने की क्षमता देता है। उसके बाद 18 मई को राहु वहां से प्रस्थान करेंगे और वैसे ही शनिदेव की दृष्टि पूरे 2.5 वर्षों तक आपके पराक्रम के भाव पर पड़ती रहेगी और इस दौरान आप जितने पराक्रमी बनेंगे, पराक्रम का मतलब यहां पे तलवार लेकर आपको युद्ध के लिए नहीं दौड़ना है, जो ये जीवन रूपी युद्ध है, आपको अपना घर चलाना है, अपने फैमिली को बेस्ट देना है, अपने जीवन में बेस्ट करना है, यश सम्मान की प्राप्ति करनी है, ज्यादा से ज्यादा पैसे आपको कमाने हैं और दूसरों की मदद करनी है ना। तो आपका जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए आप लगातार निर्णय लें, क्योंकि आपका जीवन निर्णयों पर आधारित होता है और शनिदेव की दृष्टि निर्णय वाले भाव पर है। दोस्तों, वहीं शनिदेव की सीधी 7वीं दृष्टि बिजनेस यानी व्यापार के भाव पर जाएगी, पार्टनरशिप के भाव पर जाएगी और 10वीं दृष्टि करियर के भाव पर जाएगी। तो बिजनेस हो या नौकरी, क्योंकि शनिदेव नौकरी के कारक है, बिजनेस के भाव को देख रहे हैं, तो चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, एक बात तय रहेगी, अचीवमेंट्स बड़े रहेंगे, सफलता मिलती रहेगी, लेकिन परिश्रम ज्यादा बनी रहेगी। जो चीजें बहुत आसानी से आपको मिलती थी, यहां बड़े परिश्रम के बाद मिलेगी। तो यहां पे शॉर्टकट नहीं है, तो परिश्रम करने के लिए तैयार रहिए। लेकिन हां, यह बात पक्की है कि जितना परिश्रम करेंगे उसका फल बिल्कुल मिलेगा, उसमें प्रॉफिट लगा के मिलेगा। वहीं 2025 के सबसे बड़े परिवर्तन के रूप में, बहुत ही मुख्य परिवर्तन के रूप में, क्योंकि किसी भी वर्ष को अगर हमें देखना होता है कि कहां पे क्या सफलता मिलेगी, क्या असफलता मिलेगी, तो राशि के स्वामी की स्थितियों को देखना बहुत जरूरी होता है। तो अभी मैं बात करने वाला हूं आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। फिलहाल देवगुरु बृहस्पति आधे वर्ष यानी कि 14 मई तक आपके मानसिकता के भाव में, निर्णय वाले भाव में, तीसरे भाव में ही रहेंगे और 29 मार्च के बाद शनिदेव से दृष्टि भी हो जाएंगे। यानी कि मई के पहले स्थितियां आपको कुछ इस तरीके से लाभ दे रही है कि आपकी योजनाओं से लाभ होगा, निर्णय से लाभ होगा, रिस्क लेने से लाभ होगा, क्योंकि यहां भी सेम तीसरे भाव का कनेक्शन है। लेकिन 14 मई के बाद एकदम मामला बदलता हुआ अचानक से। जी हां दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में प्रवेश करेंगे और हैं कौन? करियर के स्वामी, दशम भाव के स्वामी हैं और प्रथम भाव के स्वामी हैं। 2 केंद्र का नियंत्रण है उनके पास और फिर से वो तीसरे केंद्र में बैठ जाएंगे। 10वें केंद्र का नियंत्रण है, प्रथम केंद्र का नियंत्रण है, चतुर्थ में बैठ जाएंगे। वहां से सीधी दृष्टि करियर को दे देंगे। बहुत ही जबरदस्त मजबूती आ जाएगी। जब कहते हैं ना कि कोई ग्रह अपनी ही राशि को दृष्टि दे दे तो चट्टान की भांति मजबूती आ जाती है। और देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को दृष्टि कर रहे हैं और वो राशि किस भाव में बन रही है? करियर वाले भाव में। तो 2025 में 14 मई के बाद आपका करियर चट्टान की भांति एकदम कठोर रहेगा। जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं कीजिए, जो लक्ष्य बनाना चाहते हैं बनाइए, कहीं भी आप पीछे नहीं रहेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो किस पाए को लेकर आए हैं, लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण घटना।
वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जिस भी भाव में जाते हैं, जिस राशि में जाते हैं, वहां 1 साल 1 महीना रहते हैं, यानी कि 13 महीने। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं होगा। 14 मई को चतुर्थ भाव में जाएंगे, प्रॉपर्टी वाले भाव में जाएंगे, और 18 अक्टूबर को ही वो पंचम भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे। तो देखिए, इसको कहते हैं 13 महीने का सफर 5.5 महीने में तय करना, अतिचारी होना। यानी कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही तेजी से, डबल स्पीड में चतुर्थ भाव को क्रॉस करेंगे, तो उतनी ही तेजी से चतुर्थ भाव के परिणामों को देंगे। अब चतुर्थ भाव क्या है? माता का सुख, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, भौतिक सुख संपदाएं, सबसे बड़ा आत्मिक सुख। करियर के स्वामी है तो करियर में जबरदस्त ग्रोथ, और पहले भाव के स्वामी है तो आपको एकदम इतना सुख देने के लिए वो आए हैं अतिचारी होकर कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहीं दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया तो अब एकदम 100% बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जब वो चतुर्थ भाव में आएंगे तो मूर्ति निर्णय सिद्धांत के अनुसार वो चांदी के पाए को लेकर चतुर्थ भाव में आएंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक वहां रहेंगे, बहुत तरह के योगायोग बनाएंगे। करियर को तो मजबूत करेंगे ही, वहां तो सफलता और प्रगति देंगे ही देंगे, साथ में आपके घर का सपना पूरा करेंगे। वाहन लेना चाहते हैं, वाहन लेने का सपना पूरा करेंगे। वृद्धि के कारक हैं, आपके भौतिक सुख संपदाओं में वृद्धि करेंगे। वहीं जब 5.5 महीने चतुर्थ भाव में रहने के बाद जब वो पंचम भाव में जाएंगे, शिक्षा के भाव में, संतान के भाव में, प्यार के भाव में, तो वहां पे वो सोने के पाए के साथ प्रवेश करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। कर्क राशि में जाएंगे, पंचम भाव में, ये उनकी उच्च राशि होती है। और देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहते हैं, तो 13 महीने करके 12 वर्ष से भी अधिक समय में, करीब करीब 13 वर्ष में वो उच्च के होते हैं। तो आपका जो समय आने वाला है इस वर्ष में और अगले वर्ष भी वो लगातार जारी रहेगा, इससे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि ये आपके राशि के स्वामी हैं। 13 वर्ष के बाद उच्च के होने वाले हैं इस साल। तो आपकी जिंदगी में ऐसे घटनाक्रम घटेंगे जो कि कभी नहीं घटे इसके पहले। तो इस समय का फायदा उठाइए। चांदी का पाया, सोने का पाया, शनिदेव सोने का पाया, हर तरह से ऐसे लग रहा है कि आप मीन राशि के जातकों के लिए लॉटरी ही लॉटरी खुलती जा रही है। तो बस अपनी कार्मिक गति बढ़ाइए, अपने विचारों की क्वालिटी बढ़ाइए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने अंदर की आग बढ़ाइए, क्योंकि हर चीज पाने के लिए एक रीजन चाहिए। बिना रीजन के कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता, है ना। तो इस अच्छे समय में सब कुछ ऐसे ही अच्छा नहीं होगा, आपको करना होगा। फर्क इतना होगा कि पहले आप प्रयास कर रहे थे तो सफलता नहीं मिल रही थी, अभी आप प्रयास करेंगे तो प्रचंड सफलता मिलेगी, ये अंतर होगा। जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में जाएंगे तो वहां से पंचम दृष्टि अष्टम भाव को दे देंगे। अष्टम भाव क्या है? हाउस ऑफ हिडन, छिपा हुआ भाव। छिपे लाभ देंगे, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति दे देंगे। वहीं नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं विदेश के भाव पर और 7वीं दृष्टि करियर पे। तो जो लोग विदेश में नौकरी या व्यापार करते हैं उन्हें भी लाभ देंगे। खर्चों पे नियंत्रण रखेंगे, किसी भी नुकसान को नहीं होने देंगे। वहीं 18 अक्टूबर को जब वो पंचम भाव में जाएंगे तो विद्यार्थियों के लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि शिक्षा के कारक ग्रह हैं, उच्च के हो रहे हैं। तो जो आपके ज्ञान की प्रकाष्ठा है ना, चरम पे रहेगी। कई सफलताएं आप मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए वो सुनिश्चित करते हैं। वही प्यार का भाव है तो प्रेम संबंधों में सफलता 100%। और देवगुरु बृहस्पति क्या है? लगन बनाते हैं। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थी तो 12-13 वर्षों के बाद उच्च के हुए हैं, लगन बन जाएगा। बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से शादी की मुश्किलें होती हैं, संतान की मुश्किलें होती हैं। तो ये मुश्किल अपने आप सॉल्व हो जाएगी। वहीं संतान के भी कारक ग्रह हैं, संतान के भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो इस समय अगर अक्टूबर से दिसंबर के महीने में आप किसी बेबी के लिए प्लानिंग करते हैं, कंसीव करते हैं, तो जो
जन्म लेने वाला बच्चा होगा आपका, जो नया मेहमान होगा, वो इतना तेजस्वी होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि पहले के समय में राजा महाराजा जब अपने राजकुमार के जन्म के लिए संबंध बनाने जाते थे तो उसका मुहूर्त देखा जाता था कि एक अच्छे समय में समागम करें तो राजकुमार का जन्म हो जो कि तेजस्वी हो, बलशाली हो, बुद्धिमान हो। वैसे ही जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, उस समय यदि आप प्लानिंग करते हैं तो वो क्वालिटी ही अलग होगी। तो दोस्तों, 2025 में आप मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में सफलता, संतान की प्राप्ति, विद्यार्थियों को सफलता, चतुर्थ भाव में रहने के कारण घर और गाड़ी की प्राप्ति, हर तरह से सफलता, बिजनेस में हो चाहे नौकरी में, हर तरह से तरक्की ही तरक्की यहां पर गोचर इंडिकेट कर रहे हैं। बस आपको अपने कदम बढ़ाने हैं और उस कामयाबी को हासिल करना है। समय आपके साथ है, हवा का रुख आपके साथ है, नदी की धारा आपके साथ है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं वर्ष के अंतिम 2 बड़े गोचर के बारे में। जी हां, राहु और केतु। राहु जो कि अभी आपके जन्म चंद्रमा मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और केतु सम सप्तक रहते हैं, 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी 18 मई तक उनकी स्थिति एज इट इज बनी रहेगी। 29 मार्च को शनिदेव ज्वाइन कर लेंगे, जैसा मैंने बताया। राहु जन्म चंद्रमा पर होते हैं तो आप ये महसूस भी कर रहे होंगे कि देखिए, हमेशा मैं समझाता हूं कि जब हम सर्दियों में गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं हाईवे पे, तो जब घना कोहरा होता है तो विजिबिलिटी डाउन हो जाती है। वैसे ही राहु जब जन्म चंद्रमा पर आते हैं ना, तो हमें बड़े भ्रम में डाल देते हैं, संशय में डाल देते हैं, संदेह में डाल देते हैं, तो हमारी विजिबिलिटी डाउन हो जाती है, जिसके कारण हमारी कामयाबी की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है या डिसीजंस गलत हो जाते हैं। मई तक अपने निर्णयों को थोड़ा संभाल कर लें। वहीं राहु विदेश से संबंध रखने वालों के लिए बड़ी कामयाबी को इंगित करता है, विदेश के योग बनाता है, प्रचंड योग। तो 18 मई को चूंकि ये वक्री चलते हैं तो वो आपकी राशि से धन के भाव में नहीं जाएंगे, वो वक्री होते हुए द्वादश भाव में चले जाएंगे। अब 12वें भाव में राहु का गोचर बढ़िया होता है। वहीं पर केतु जो है 7वें भाव से निकलते हुए 6ठे भाव में जाएंगे, रोग शत्रु ऋण के भाव में, नौकरी वाले भाव में शत्रु हंता बन जाएंगे। अब मूर्ति निर्णय सिद्धांत राहु केतु के गोचर के आधार पर भी 18 मई को आपके लिए लेकर आया है सोने का पाया। जी हां, राहु केतु का गोचर भी सोने के पाए के साथ होने वाला है। कितनी खुशखबरियां लेंगे आप 2025 में। 12वें भाव में जब राहु जाएगा तो विदेशी मामलों में असीम सफलताएं, विदेश में घूमना फिरना, नौकरी करने वालों को तरक्की, बिजनेस करने वालों को तरक्की। अगर आप विदेश में शादी करना चाहते हैं, प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं, हर तरह की सफलता देगा। ई कॉमर्स, IT, हर तरह के जो ऐसी लाइफ को लीड करते हैं जो कि सेलिब्रिटी लाइफ हो, पॉलिटिक्स हो, उन सब के लिए राहु बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होता है। राहु का एक ही टैगलाइन है कि बड़ा सोचो, मैं बड़ा दूंगा, शॉर्टकट में दूंगा, जल्दी दूंगा। लेकिन थोड़ा बस यही है कि भ्रमित करता है, भ्रम से बचना है, नशे से बचना है, इंपल्सिव डिसीजन से बचना है। राहु तीव्रगामी सफलताएं तो देता है, लेकिन गाड़ी जब तेज होती है ना तो एक्सीडेंट का खतरा भी ज्यादा होता है। तो हमें बस वहां बचना है, सावधानी के साथ हमें अपने डिसीजंस लेने हैं, कामयाबी पानी है। रोग के भाव में जब केतु जाएंगे तो केतु चीजों को छिपाते भी हैं, तो अगर अंदर अंदर कोई चीजें चल रही है ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो हेल्थ चेकअप अवश्य कराते रहे अगले 18 महीनों तक, 6-6, 8-8 महीने पे हेल्थ चेकअप कराते रहे, अपने हेल्थ को ट्रैक करते रहे। वही शत्रुओं के लिए बहुत ही जबरदस्त गोचर, शत्रुओं को वो बिल्कुल घुटनों पर ले आएंगे, लगाम लगा देंगे। कर्जे में कमी आएगी। अगर आप EMI के बोझ से परेशान थे, कर्जा बढ़ता जा रहा था, तो चाहे वो राहु का गोचर है, केतु का गोचर है, देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो, अतिचारी होना, उच्च होना, शनिदेव का गोचर हो, हर तरफ से आपको क्या इंडिकेशन मिला अभी तक? चांदी का पाया, सोने का पाया, सोने का पाया। समझ रहे हैं आप? कितनी बढ़िया बात है। आपके राशि के स्वामी उच्च हो रहे हैं तो
2025 के जितने भी इंडिकेशंस हैं, आप मीन राशि के जातकों के लिए, आपके लिए, सौभाग्य के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके प्रचंड सफलता के लिए, कामयाबी के लिए हर तरह से सपोर्टिव है। तो मुझे बड़ा आनंद आया आज आपके साथ ये डिस्कस करने में और इस तरह के बेहतरीन गोचर को डिस्कस करने में, जहां एक 7.5 के अंतराल में, शिखर के 7.5 में लोग दबाव के बारे में सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, वहां इतने शानदार गोचर हो गए कि पासा ही पलट गया। और दोस्तों, अंत में आपसे आग्रह करूंगा कि अगर इतने अच्छे गोचरों के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, कहीं कोई तकलीफ है, कहीं कोई दुविधा है, कहीं कोई परेशानी है, तो आप अपनी एक बार जन्म पत्रिका अवश्य चेक कराएं, क्योंकि वहां सब कुछ अंकित होता है। वहां चल रही दशा महादशा आपको ड्राइव करती है। तो हो सकता है कि इतना बढ़िया समय है, अगर दशा खराब होगी तो वहां आपको मुश्किल आ सकती है। तो उसके भी उपाय होते हैं, उपचार होते हैं। तो पत्रिका दिखाइए और वहां पे शनिदेव की पोजीशन, खास करके राहु केतु की पोजीशन और देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अवश्य चेक कर लीजिए। अगर शुभ है तो उन्हें और बल दे दीजिए बीज मंत्रों के द्वारा, जेम्स के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा। अशुभ है तो उसके फास्टिंग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। यदि आपको अपनी पत्रिका की जांच करवानी है तो ऊपर वेबसाइट लिखी हुई आ रही होगी, आप अपॉइंटमेंट लेके पत्रिका चेक करवा सकते हैं जूम मीटिंग पर। अपनी कुंडली के अनुसार कस्टमाइज उपायों को जान सकते हैं, जो कि सिर्फ आपके लिए होंगे। तो यदि आप अपनी पत्रिका को भी स्वस्थ कर लेते हैं तो गोचर तो लाभ वाले है ही। तो आप 2025 में इस 7.5 के दौरान भी बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 7.5 में रंग से राजा बन जाते हैं। तो दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं, ये 7.5 नहीं, राजयोग है, और यही बताने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ था। तो दोस्तों, अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये तो एक नटसेल वीडियो है। 4 बड़े गोचरों के बारे में मैंने डिस्कस किया। हर महीने के मंथली वीडियोज भी मेरे चैनल पे अपलोड होते हैं, तो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल बटन जरूर ऑन कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो, अपने दोस्तों के लिए शेयर अवश्य करें और लाइक भी अवश्य करें। और चूंकि 7.5 का अंतराल प्रारंभ हुआ है और हर कुछ शुभ ही शुभ है, मंगल ही मंगल है, तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव तो लिखना बनता है। दोस्तों, बहुत जल्द मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, हैप्पी न्यू ईयर।